हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रत्यास्थता में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्रत्यास्था के अंदर का प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। अब हम प्रतिबल और विकृति में आपस में संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1679 में रॉबर्ट हुक ने प्रयोगों के आधार पर प्रतिबल और विकृति में एक संबंध दिया। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति, या इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो प्रतिबल इक्वल ई इंटू विकृति। यहाँ ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये वस्तु के पदार्थ का भौतिक गुण है और ये निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। ये वस्तु की भौतिक अवस्था पर, वस्तु की प्रकृति पर और विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। यहाँ मैंने एक शब्द यूज़ किया है, प्रत्यास्थता सीमा। तो प्रत्यास्थता सीमा क्या है, हम इसे आगे डिफाइन करेंगे। एक ही पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न विकृति के लिए अलग अलग प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। ई का मात्रक, ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है इसका मात्रक क्या होता है, तो ई का मात्रक और विमीय सूत्र वही होता है जो प्रतिबल का होता है, क्योंकि विकृति जो है वो विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि वो एक अनुपात है। इसलिए ई का मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा MKS सिस्टम में। जिस वस्तु के लिए ई का मान अधिक होगा उसे उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहा जाता है। तो लोहे और रबर की प्रत्यास्थता का अगर हम कंपेरिजन करें तो सामान्य धारणा के अनुसार रबर को अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है बजाय लोहे के, लेकिन वास्तव में लोहा जो है वो रबर से अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि समान विकृति के लिए लोहे के लिए अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होती है। अर्थात रबर को थोड़ा सा बल लगा करके उसको विकृत किया जा सकता है, लेकिन लोहे पर उतना ही बल लगाए तो उसमें विकृति कम होती है। यानी समान विकृति के लिए जितनी विकृति रबर में है उतनी विकृति लोहे में उत्पन्न करने के लिए लोहे को अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होगी, इसलिए लोहा जो है अधिक प्रत्यास्थ है। अब प्रत्यास्थता सीमा और प्रत्यास्थ ठोस वस्तुओं का व्यवहार, तो यह हमने एक शब्द काम में लिया था, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो ये प्रत्यास्थता सीमा क्या है, इसके लिए हम इस ग्राफ को देखें, इस डायग्राम को देखें जो प्रतिबल और विकृति में खींचा गया है। तो इसमें जो कुछ बिंदु हैं A, B, D, E और F और एक डॉटेड लाइन से C बिंदु को शो किया गया है। तो हम इस ग्राफ, इस वक्र को और उसके भिन्न भिन्न बिंदुओं को इसमें अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर ही सत्य है। जब वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी सीमा आ जाती है कि उस बल को हटा लेने पर भी वस्तु पूरी तरीके से अपनी ओरिजिनल अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती। उस समय हुक का नियम सत्य नहीं होता। अर्थात किसी वस्तु पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, उसको विकृत किया जाए तो वो धीरे धीरे जो है वो डिफॉर्म होने लगती है, और जैसे ही बल हटाया जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाती है। ऐसी वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल या विरूपक बल का मान इतना अधिक हो कि उसके बाद और अधिक बल लगाया जाए और उसके बाद उस बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है, तो उस समय जो है वो पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाती है। तो वो जो लिमिट, वह अधिकतम बल जिसके लगाने से वस्तु विकृत अवस्था में हो जाए और हटाने पर पूरी तरीके से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर ले, वो उस वस्तु की प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। और उस सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाएगी। अब यदि बाह्य बल प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बढ़ाया जाए तो वस्तु अपनी प्रत्यास्थता गुण को पूरी तरीके से खो देगी। यदि बाह्य बल को इससे भी अधिक बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिससे कि तार की लंबाई और बिना बल बढ़ाए बढ़नी शुरू हो जाती है, अर्थात तार बढ़ना शुरू हो जाता है। बल के इस मान को पराभव बिंदु कहते हैं। तो ये जो विभिन्न परिभाषाएं हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता सीमा, वो हमने देखी है इलास्टिक लिमिट, कि वो लिमिट बाह्य बल का वो मान जिस पे अधिकतम मान, जिस पर वस्तु जो है बल हटाने पर प्रारंभिक अवस्था में लौट आ जाती है, पूर्व अवस्था में आ जाती है, वो प्रत्यास्थता सीमा या इलास्टिक लिमिट कहलाता है। दूसरी परिभाषा जो है हम देख रहे हैं
कि उसको पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट किसे कहेंगे। तो यील्ड पॉइंट के लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे यदि बाह्य बल को बढ़ाएं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तार की लंबाई बिना और बल बढ़ाए बढ़नी शुरू हो जाती है, अर्थात अगर हम प्रतिबल को न बढ़ाएं लेकिन विकृति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है तो बल के इस मान को यील्ड पॉइंट कहते हैं। और एक तार पर बढ़ते हुए बल के साथ लंबाई में परिवर्तन इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम के ओ ए भाग में प्रतिबल और विकृति, ये ओरिजिनल वाला जो है वो बिंदु ओ है, यहाँ लिखने में रह गया है। तो इस जो मूल बिंदु है ओ और उसके बाद अगला बिंदु जो ए है, इस भाग में प्रतिबल और विकृति के मध्य एक सरल रेखीय संबंध है। इस भाग में बल प्रत्यास्थता सीमा के भीतर है और विकृति बहुत कम है। यानी ये वाला जो पोर्शन है शुरू वाला, ये हुक के नियम के अनुसार है। जैसे ही प्रत्यास्थता सीमा जो है ए पॉइंट, उसके बाद बल बढ़ाया जाता है तो विकृति में प्रतिबल की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होता है, अर्थात प्रतिबल उतना नहीं बढ़ता है और उस प्रतिबल की मात्रा के अनुसार विकृति जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो ये ए से बी तक जो ग्राफ है। अब यदि बी बिंदु से हम इस भार को, प्रतिबल को कम कर दें, बी बिंदु से प्रतिबल को कम कर दें तो विकृति वापस क्या होनी चाहिए, प्रतिबल कम करें तो विकृति कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम बी बिंदु से प्रतिबल को कम कर रहे हैं तब भी विकृति बढ़ रही है, यानी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, बल्कि वह अगर हम इसको बी बिंदु से अगर बल को कम करें तो वो इस डॉटेड लाइन से, बिंदुवार पथ से जो प्रदर्शित कर्व है उसको फॉलो करती है। इस स्थिति में जो वस्तु में रेजिडुअल स्ट्रेन बनी रहती है, यानी प्रतिबल कम कर रहे हैं लेकिन विकृति उसके अंदर बनी रहेगी। इस जो विशिष्ट बिंदु है उसको कहते हैं पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट। और ये जो अनियमित व्यवहार है, यानी अगर हम बाह्य बल कम कर रहे हैं तो विकृति कम होनी चाहिए, वो न होकर के, और या कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अगर बल जीरो कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो करते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, उसमें कुछ न कुछ विकृति रह जाती है। तो ये जो है अनियमित व्यवहार है, ये बी से डी बिंदु तक दिखाया गया है। और ये दोनों बी से डी बिंदु जो है वो इस पराभव जो पॉइंट है उसकी रेंज को, बी बिंदु जो है न्यूनतम पॉइंट है और डी अधिकतम पॉइंट है, यानी जो बी डी है वो पराभव की परास को या यील्ड रेंज को शो करता है। अब इसके बाद भी अगर वस्तु पे इस डी पॉइंट के बाद में भी प्रतिबल बढ़ाया जाए तो वस्तु जो है वो प्लास्टिक व्यवहार प्रदर्शित करती है, अर्थात डी से ई तक ये व्यवहार लगातार भार बढ़ाने पर प्राप्त होता है। इस स्थिति में ई बिंदु तक भार में वृद्धि के साथ साथ तार का अनुप्रस्थ काट कम हो जाता है। अनुप्रस्थ काट कम होने का मतलब है कि आयतन तो बना रहेगा समान, परंतु उसका जो प्रतिबल है, बल अपॉन जो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कम हो रहा है, इसलिए जो प्रतिबल है वो बढ़ रहा है। इसके बाद एफ बिंदु पर आने पर जो है ये एफ बिंदु विच्छेदन बिंदु कहलाता है। विच्छेदन बिंदु है, यानी जब तार पतला होता जाता है और हम बल बढ़ाए जा रहे हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तार टूट जाता है, और इस पॉइंट को हम विच्छेदन प्रतिबल या इलास्टिक स्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इलास्टिक रिलैक्सेशन या प्रत्यास्था विश्रांति। ये क्या होता है? कभी कभी यह भी देखने में आता है कि बल हटा देने के तुरंत बाद वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है, बल्कि कुछ समय बाद ही पूर्व स्थिति प्राप्त कर पाती है। इस प्रभाव को प्रत्यास्थ विश्रांति या इलास्टिक रिलैक्सेशन कहते हैं, और ये जो टाइम लगता है वो प्रत्यास्थ विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। यह भी देखा गया है कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य डिफॉर्मिंग फोर्स घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो वस्तु में जो विकृति है
वो आरोपित बल के साथ साथ परिवर्तित नहीं हो पाती। यानी जैसे बाह्य बल बढ़ाएं तो विकृति बढ़नी चाहिए और घटाएं तो विकृति घटनी चाहिए। ये जो है दोनों आपस में एक साथ चेंज नहीं हो पाते हैं। विकृति का आरोपित बल से पिछड़ जाती है तो विकृति का आरोपित बल से पिछड़ना प्रत्यास्थ शैथिल्य या इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। कम प्रत्यास्थ विश्रांति वाले पदार्थों का प्रत्यास्थ शैथिल्य भी कम होता है। प्रत्यास्थ शैथिल्य के कारण ऊर्जा हानि होती है और ये ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। और इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है इलास्टिक फैटिग या प्रत्यास्थ थकान। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल तेजी से परिवर्तित किया जाए तो वस्तु अपने प्रत्यास्थता गुण को खो देती है। इसे प्रत्यास्थ थकान कहते हैं और ये थकान अस्थायी होती है। कुछ समय बाद वस्तु पुनः अपने प्रत्यास्थता के गुण को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यास्थता वाला जो विषय है उसको अध्ययन करने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता होती है कि प्रत्यास्थता में प्रतिबल और विकृति क्या होता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रत्यास्थता समानुपाती विकृति, तो यहाँ जो गुणांक है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और ऐसा नहीं है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति जो है उसी के अनुसार घटती या बढ़ती नहीं है, बल्कि उसका एक विशेष प्रकार का व्यवहार होता है।